हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम बैक। माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। अगेन आप लोगों का फिर से स्वागत है। अभी तक मैंने आप लोगों को एक दिन की क्लास में पीरियोडिक टेबल को लर्न करना सिखाया था। पीरियोडिक टेबल शायद आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा, लेकिन उससे हमारा काम चलेगा नहीं। आगे और भी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो थोड़ी सी और पढ़ाई की ज़रूरत है। हमने पहली ही क्लास में बताया था कि पूरी केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके साथ ही मैंने एक बात और आपसे कही थी कि हम जनरल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी दोस्तों, ये जो पोर्शन मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। ये पूरे सीरीज़ में आज के बाद से जितने भी लेक्चर मैं आपको लूँगा वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक के स्ट्रेंथ के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चाहे हमारे नीट के क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे JEE मेंस के हों, चाहे JEE एडवांस के हों, हर लेवल के क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा आपको वर्ड से पता चलता है, पूरे केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसका वर्ड से जैसे आपको पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो पोर्शन लेते हैं उसमें एक वर्ड आया हुआ है ऑर्गेनिक। ये वर्ड ऑर्गन से लिया गया है। ऑर्गन का मीनिंग यहाँ पर कैसे है? एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ऐसा लोगों का एक विश्वास था शुरू से ही कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are synthesized inside of the body by the in vivo force, in vivo and in vitro। in vitro का मतलब कि लैब में, in vivo का मतलब किसी सेल के अंदर। तो लोग ऐसा मानते थे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस इन वाइवो होगा, इन विवो होगा, यानी बॉडी सेल्स के अंदर होगा। तब ये लोगों का पुराना विश्वास था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे वो इन वाइवो सिंथेसाइज होंगे। अंदर ही बॉडी के अंदर एक वाइटल फोर्स लगेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनमें उस वाइटल फोर्स के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होगा। लेकिन ये जो धारणा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बाद में वो गलत साबित हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गन्स के अंदर नहीं बनते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर वाइटल फोर्स से नहीं बनते हैं। इनमें से बहुत सारे कंपाउंड हैं ना, हम आर्टिफिशियली इनको सिंथेसाइज्ड कर सकते थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं हम उनकी स्टडी करेंगे। एक्सेप्ट देन यहाँ पर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो इनमें कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। ख़ास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं, क्योंकि FC डबल बॉन्ड O के फॉर्म में कई बार होता है तो हम समझते हैं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जबकि ऐसी बात नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड अलग है और ये ग्रुप अलग है, इसे हम कीटोन ग्रुप कहते हैं। आपने 10th तक में ऐसा पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट, एक बात जो मैंने आपको बताया अभी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, उन सभी के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होगा। लोग ऐसा बिलीव करते थे और इस ब्रांच के अंदर हम जितने कंपाउंड की स्टडी करते थे वो सारे कंपाउंड्स को हम क्या कहते थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। लेकिन बाद में जैसे ही कुछ आर्टिफिशियल कंपाउंड का सिंथेसिस हुआ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन एकदम चेंज हो गई, बदल गई। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड केमिस्ट्री की स्टडी हम करेंगे, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहेंगे। एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड इनके डेरिवेटिव की अगर हम स्टडी करेंगे, जो कैसे हों? कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन्स होंगे। जो क्या होंगे? कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन्स होंगे। इस बात का हमको खास ध्यान रखना है। मतलब उसमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो,
या तो उसका कोई डेरिवेटिव हो हाइड्रोकार्बन का, या आपस में वो कैसे बॉन्डेड हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। अब फंक्शनल ग्रुप जैसे आप साइनाइड लोगे, है ना, तो साइनाइड में उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, वो फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव करता है, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो मॉडर्न जो अभी हम कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो ये है कि वो हाइड्रोकार्बन या तो फिर उसका कोई डेरिवेटिव होना चाहिए, या तो फिर उनमें साथ ही साथ क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखते हैं। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है ये, अब बाद में लोग ऐसा, हमने पहले जब डेफिनेशन बताया ना आपको, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। हिस्ट्री पढ़ने से क्या है, सब्जेक्ट के बारे में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, एक थॉट पैदा होता है कि अच्छा ये सब्जेक्ट यहाँ से रिलेटेड है ना। आगे तो हम और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी हमको जानना चाहिए। कई बार पुराने जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, आज से 10 साल पहले का, तो कई बार ऐसे छोटे क्वेश्चन भी हिस्ट्री में से आ जाते हैं जिसको हम पढ़ते नहीं हैं और हमसे क्वेश्चन मिस हो जाता है। तो बर्जीलियस नाम का एक साइंटिस्ट था और उन्होंने 1815 में उन्होंने एक वाइटल फोर्स की थ्योरी दिया, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मिस्ट्रियस फोर्स। ये जो वर्ड यूज कर दिया ना स्टूडेंट, mysterious force known as the vital force, the accidental synthesis of the urea by the Bohler and synthesis of the acetic acid by Kolbe led to the fall of this theory। फेल हो गई ये थ्योरी, यहाँ पर फेल है, ये फॉल नहीं है, ये फेल है, फेल ऑफ दिस थ्योरी। एक्चुअली बर्जीलियस ने जब ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग थिंग्स के अंदर ही सिंथेसाइज होंगे, ये थ्योरी कुछ दिनों तक तो काम में रही, लेकिन लोगों को लगा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सारे इन वाइवो तो सिंथेसाइज होंगे नहीं। उनके कुछ दिनों के बाद ही ऐसा पता चला कि वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने यूरिया का सिंथेसिस कर दिया बॉडी के बाहर। उसने आर्टिफिशियली, वोहलर नाम के साइंटिस्ट ने यूरिया का सिंथेसिस कर दिया, और कोल्बे नाम के साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज कर दिया, जो कि वाइटल फोर्स यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी को झूठा साबित कर दिया, इन्होंने फॉल्स साबित कर दिया कि इस तरह से इसका सिंथेसिस नहीं, इन वाइवो ही सिंथेसिस नहीं है, इन विट्रो भी हम प्रैक्टिकल लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम पड़ा वो इसीलिए क्योंकि ऑर्गन्स के अंदर ही ये सिंथेसाइज होता था, ऐसा मानते थे तब के लोग बर्जीलियस जैसे कॉन्सेप्ट में, और तभी से इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पड़ा। ये तो एकदम माइनर लेवल पे मैंने आपको छोटी सी केमिस्ट्री की हिस्ट्री बता दिया। अब इसमें आप लोगों को एक बात जो समझाना है वो ये समझाना है स्टूडेंट्स कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो उसमें कार्बन तो ज़रूर होगा। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने जब पीरियोडिक टेबल लर्न कराया था, तो पीरियोडिक टेबल में मैंने एक बात आप लोगों को लर्न कराई थी कि जितने भी कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं, ये कार्बन फैमिली का मैंने आप लोगों को लर्न कराया था। तो कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स थे? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये एलिमेंट्स थे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सिंथेसाइज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो कार्बन करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू को लिखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2, 4 और 6, एटॉमिक नंबर 6, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया कार्बन का? 1s2, 2s2, 2p2। ये आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में
आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ होगा। अभी ये जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंदर का ये वाला जो पार्ट है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। यहाँ का s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो s ऑर्बिटल की ये 2 इलेक्ट्रॉन की ये कैपेसिटी और 2p में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स। तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऐसे अगर इस थ्योरी के बेस पर हम देखें तो कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंपल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम ऐसे ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे जाएं तो न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, तो यहाँ पर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हो गए और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहते हैं कि इसकी वैलेंसी 4 है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अगर हम ध्यान में नहीं रखें तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि इसके जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसमें से एक्चुअली क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है, इट इज एब्सोल्युटली राइट इन द केस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट व्हेन excited state comes, electron jumps from the ground state to the excited stage and goes to the 2p orbital, यानी कि इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके अनपेयर्ड हो जाता है और ये 3 जो ऑर्बिटल हैं उसमें 1, 2, ये 3, ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो आ गया, तो अभी बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इसीलिए कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हम लेते हैं, कार्बन 4 वैलेंसी वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करता है, 4 बॉन्ड्स बनाने वाले कंपाउंड का सिंथेसिस करता है। अब बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां पर मल्टीपल बॉन्ड आएंगे, डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इस तरह से भी वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो लेकिन कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है, इस टेट्रा वैलेंसी प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। दिस इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। इवन वी नो कि इसी फैमिली का अगर हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इसमें कार्बन के ही इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, कार्बन के ही इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन सिलिकॉन के इतने कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। तो इसमें एक वर्ड आता है आप लोगों के सामने, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। ओके, हम क्या कहते हैं इसको? प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसमें एक खास बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। व्हाट डू यू मीन बाई कैटेनेशन? कैटेनेशन का मतलब है कि इसकी लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी, CATENATION, ये कैटेनेशन वर्ड की डेफिनेशन आप लोग समझ लो। कैटेनेशन का मतलब है लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करने वाला या तो और भी ब्रांचेज का फॉर्मेशन करने वाला कोई एलिमेंट। तो कार्बन की जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, यानी कि लॉन्ग चेन फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आई, वो बात हम लोगों को समझना है। कार्बन की जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है वो कैसे आई, वो हम लोगों को देखना है। ओके, तो यहाँ पर हम कैटेनेशन समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेनेशन। ओके, कैटेनेशन वर्ड का मतलब है, हिंदी में अगर हम इसको सिंपली समझें तो कैटेनेशन का मतलब है इसकी लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करना। तो क्वेश्चन ये है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड सभी एक ही फैमिली के एलिमेंट्स हैं, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है खास तौर से कार्बन में क्यों है? पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की अगर हम बात करें तो ग्रुप में हम जब डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने पर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। कार्बन अपने पूरे ग्रुप में ऐसा एक एलिमेंट है जिसकी साइज स्मॉलेस्ट है,
तो स्मॉलेस्ट साइज होने से क्या होगा, ये बनने वाले बॉन्ड को अपनी तरफ पावरफुल अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लो कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो इस तरह से ये लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन ऐसा करता जाता है। अगर सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इस तरह से इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन और भी इसमें हाइड्रोजन ऐड होते जाते हैं। तो ये जो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी कार्बन की है, वो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी कार्बन में कैसे आई, मींस व्हाट इज द रीजन ऑफ द कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में आपको आएगा, तो क्या लिखना, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द कार्बन टू हैव द लॉन्ग चेन फॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैटेनेशन, इट इज गॉट, बट why catenation property is shown by the carbon, it can be explained by the main two factors. First factor is, पहला फैक्टर ये है कि अपने पूरे ग्रुप में कार्बन का एटॉमिक साइज स्मॉलर है, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू स्मॉलर है। हम क्योंकि ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है। अभी देखिए, तो स्मॉलर साइज है तो क्या होगा, कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनेंगे, ऐसा ये 4 बॉन्ड्स बनेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अभी सपोज ये कार्बन के अगले एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऐसा, इधर बॉन्ड बनाता है तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4 बॉन्ड्स बनाना और साथ में इसमें क्या अलग और भी बॉन्ड बनाते जाना लॉन्ग चेन में, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है स्मॉलर साइज, एटॉमिक साइज स्मॉलर। तो एटॉमिक साइज स्मॉलर होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, पावरफुल होगी। और 4 वैलेंसी के कारण भी इसका कैटेनेशन का है एक्सप्लेनेशन कि देखिए 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई। एक तो कार्बन का स्मॉलर साइज कैटेनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि कार्बन में 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी बॉन्ड बना करके इसको लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन सिलिकॉन का लार्जर साइज है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक है, अगर आप लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करोगे तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ऐसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन की नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक बात आप लोगों को और समझना है कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। तो कैटेनेशन 2 चीज़ें मैंने आपको बताया, एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी और पहला जो मैंने आपको बताया इसकी टेट्रा वैलेंसी, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी। दूसरा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो ये पॉइंट समझाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो एक तो टेट्रा वैलेंसी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दूसरा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन किया, तीसरा आपको एक्सप्लेन करना है इसमें डिग्री ऑफ कार्बन। लिसन, डिग्री ऑफ कार्बन। एक्चुअली जो कार्बन है ना, अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर में आप इसको देखो तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री के हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक स्ट्रक्चर लेते हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपने लिया, यहाँ पर इसकी ब्रांचिंग 1 कार्बन से हो गई, यहाँ पर ऐसे 2 कार्बन से इसकी ब्रांचिंग होगी। देखो, कभी भी ऐसी लॉन्ग चेन का जब मैं फॉर्मेशन करता हूँ तो इसमें जो बचे हुए बॉन्ड है ना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आपने 1 कार्बन पर सपोज 1-2 बॉन्ड बनाया तो ऑब्वियसली रिमेनिंग जो एटम होगा ना, वो हाइड्रोकार्बन में कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 और चौथा ये बॉन्ड हो गया, तो ये हाइड्रोजन होंगे। तो इन सब में मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि यहाँ पर भी कैसे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। अभी चूंकि हमको क्या समझना है, डिग्री ऑफ कार्बन की वैल्यू समझना है कि 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री कार्बन है, वो सबसे पहले हमको एक्सप्लेन करना है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 10th में भी आप लोगों ने इसको समझा होगा और उसी को आगे हम इस पर कंटिन्यू करने वाले हैं, ताकि आपका एक बेस है ना, 10th से डायरेक्ट जो स्टूडेंट हमारे पास अभी पढ़ने आया है उसको इसका फ़ायदा मिल सके। अभी कोई ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट होता जो डायरेक्ट अभी जेई और नीट की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को फिर यहाँ से पढ़ाना हम शुरू नहीं कर सकते हैं,
उसको डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर पे आएंगे, क्लासिफिकेशन पे आएंगे, है ना, कंपाउंड्स के टाइप पर आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन पर आएंगे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करता। लेकिन आप बेसिक 11th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को यहाँ से एकदम बेसिक से पढ़ाएं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को ऐसा बाद में नहीं है कि सर ऐसा क्या पढ़ा दिया केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति अपने सामने आए नहीं, इसलिए अपने को एकदम बेसिक से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो देखिए अभी मैंने ये जो कंपाउंड लिया है स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर सब छोड़ दो, बाद में उसको देखेंगे नॉमेनक्लेचर, वो सब डिटेल में एक लेक्चर लूँगा उस पर, नॉमेनक्लेचर पर बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, उस पर पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अभी सबसे पहले जो छोटे छोटे टर्म्स हम यूज करते हैं उनको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक बात है वो समझ लो कि अगर एक कार्बन की बॉन्डिंग, अगर सपोज जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन की बॉन्डिंग बगल वाले एक ही कार्बन से होती है, तो ऐसे कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन यानी कि प्राइमरी कार्बन कहते हैं। 1 डिग्री यानी कि क्या, प्राइमरी कार्बन कहते हैं। 1 डिग्री कार्बन यानी कि प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ऐसे ही 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री, अलग अलग कार्बन होंगे। तो आपको यहाँ पर जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से देखो हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, एक कार्बन से और सराउंडिंग में कितने कार्बन बॉन्डेड हैं उसके बेस पर डिपेंड करता है कि ये कार्बन कितने डिग्री का होगा। मीन्स इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन बॉन्डेड है तो ऑब्वियसली ये 1 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन की अगर मैं बात करता हूं तो ये कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और दूसरा ये जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बन कैसा होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। ये वाले कार्बन की बात करें तो ये जो कार्बन है वो 1, 2, 3 कार्बन से बॉन्डेड है, इसीलिए कैसा होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन की अगर हम बॉन्डिंग करें तो ये 1, 2, 3, 4, यहाँ पर ये 4 डिग्री कार्बन होगा। ये वाला कैसा होगा, 2 डिग्री होगा। ये कैसा होगा, 1 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो एक बात आपने देखा, डिग्री ऑफ कार्बन को आइडेंटिफाई करना एकदम आसान काम है। एक कार्बन के साथ सराउंडिंग में कितने बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द कार्बन। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, नाइट्रोजन को काउंट नहीं करना है, किसी को काउंट नहीं करना है, सिर्फ किसको काउंट करना है कि कार्बन के साथ कार्बन की कितनी बॉन्डिंग है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कार्बन 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा कि 5 डिग्री कार्बन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी ही कितनी है, 5 है, इसीलिए कभी 5 डिग्री कार्बन तो होगा नहीं। तो अभी एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट, सपोज आपके सामने अगर कोई ऐसी स्ट्रक्चर है लाइक कि 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गए और यहाँ पे एक कार्बन आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, अभी एक कार्बन में यहाँ पे ले लेता हूँ, इसमें कार्बन लूँगा तो कोई मतलब नहीं है। अभी ये कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O आ जाता है, ठीक है। ये वाले स्ट्रक्चर में ले लेता हूँ। देखो कार्बन का 4 से ज़्यादा बॉन्ड कहीं भी हो भी नहीं सकता है, इस बात को दें। 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कार्बन लो, हाइड्रोजन लो, कुछ भी लो। अभी इसको काउंट करते हैं कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा। ये कार्बन से स्टार्ट करते हैं, तो ये कार्बन कैसा है, इस कार्बन की देखो ये बॉन्डिंग देखें तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन वो कार्बन नहीं है, इसलिए ये कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, 1, 2, 3, यहाँ की हालांकि डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड से हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कैसा बॉन्ड होगा, ये 1, 2, 3 कार्बन बॉन्डेड है, इसलिए कैसा होगा, 3 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन ही कैसा होगा, 3 डिग्री होगा। ये कार्बन 1 डिग्री, दिस कार्बन 1 डिग्री, दिस कार्बन 1 डिग्री। इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी तो हम उसमें डिग्री काउंट कर सकेंगे। मान लो कोई लीनियर कंपाउंड नहीं है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक हो गया, जैसे ऐसा हो गया, मान लो कार्बन 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 और कार्बन, इस तरह की साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, आपको कैसे पता चलेगा। तो साइक्लिक में भी ऐसा ही करना है। ये कार्बन की बॉन्डिंग इसके साथ है तो ये कैसा हो गया,
2 डिग्री हो गया, ये भी कैसा है 2 डिग्री हो गया, ये भी कैसा है 2 डिग्री कार्बन हो गया। अभी मान लो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती इस तरह की, आप लोगों ने जो अभी 10th में पढ़ा होगा, ऐसी बेंजीन की स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट तो नहीं बन पाई स्टूडेंट, जल्दी में बना दिया। तो ये बेंजीन की अगर स्ट्रक्चर हो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो अभी यहाँ पर अगर मैं एक CH3 ग्रुप को ऐड कर देता हूँ तो इसमें कौन कौन से डिग्री का कार्बन प्रेजेंट है आप कैसे फाइंड करोगे? एकदम सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर ये कार्बन को हम 1 डिग्री, एक ही कार्बन है, ये कैसा है 3 डिग्री कार्बन, ये कैसा है 2 डिग्री, दिस वन इज 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 2 डिग्री। अगर हम सिंपली बेंजीन बस लेते, हालांकि हमने जो लिया है वो टॉल्यूइन लिया है, आपको पता नहीं है कि ये टॉल्यूइन है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अगर मैं सिर्फ बेंजीन रिंग लेता तो इसमें 2 डिग्री ही सारे कार्बन होते। ओके, अभी डिग्री पहचानने के लिए आपको सिंपल सी एक ही बात का ध्यान रखना है कि कार्बन की बॉन्डिंग और कितने कार्बन से सराउंडिंग में है, वही उस कार्बन की डिग्री है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को डिग्री ऑफ कार्बन के बाद में लेने वाला हूं, वो लेते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको पूछेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बात यहाँ पर आपको जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना, अभी जो हम लोग टॉपिक अगला पढ़ने वाले हैं डिग्री के बाद, देखो 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए। एक तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी समझाया, कार्बन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन एंड टेट्रावैलेंसी दोनों चीज़ें साथ में कवर की। दूसरा मैंने आपको इसमें बताया कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। तीसरा बताया मैंने आपको डिग्री ऑफ द कार्बन। एकदम सिंपल और बेसिक की चीज़ें हैं जो हम स्टार्टिंग से इसको पढ़ रहे हैं। अभी आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपका क्लियर होगा स्टूडेंट्स तो आप बहुत जल्दी जवाब दे पाओगे, और इसी के बेस पर कई बार छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। मान लो कई बार ऐसा है जैसे नीट के एग्ज़ाम में 45 क्वेश्चन आना है। अब 45 क्वेश्चन में से सारे तो एकदम डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे नहीं, कुछ तो इजी लेवल के भी होते हैं, और उसमें भी अगर हमने गलती कर दिया तो बाकी के स्टूडेंट तो उसमें अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं, लेकिन मैंने छोटी सी गलती कर दिया तो मेरे मार्क्स माइनस में आएंगे, पीछे चला जाऊंगा मैं रैंकिंग में। तो अपने को छोटी छोटी गलतियां भी नहीं करना है, ना तो बोर्ड एग्ज़ाम में, ना स्कूल कंडक्टेड एग्ज़ाम में, और ना ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, अभी अगला जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, ध्यान से देखो। इसमें है हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों ने जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था उसमें ऑलरेडी हमने कार्बन के एग्जाम्पल्स लिए थे, है ना। हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल लिए थे, एल्केन्स का, एल्कीन्स का, एल्काइंस का, सभी का एग्जाम्पल उसमें आता है। अभी देखो, हाइब्रिडाइजेशन को अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो पूरा एक लेक्चर उसमें जाने वाला है। डायरेक्टली अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाऊं तो एकदम शॉर्ट में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, वो सारा हमने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन आपने जनरली देखा होगा कि कार्बन का ही होता है। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में एक बात आपको याद हो, अगर किसी भी कंपाउंड में सपोज एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा उस एलिमेंट का होता है, उस एटम का होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट यानी सबसे कम होती है, उसका ही हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में
हाइब्रिडाइजेशन को पहचानना है तो एकदम शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूँ, 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। मान लो ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइक 1 2 3 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये कैसा है, दिस वन इज CH3, दिस वन इज CH एंड CH3, ओके। ऐसा एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी इसमें अगर आपको डिटेल में देखा जाए ना तो स्ट्रक्चर कैसी है, 1 2 3 4, दिस वन इज डबल बॉन्ड हियर एंड दिस कार्बन कंटेन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस एज H, दिस एज H, दिस वन इज H और H, ऐसी स्ट्रक्चर है। अभी देखो किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड ही होगा। मल्टीपल बॉन्ड होता है यानी कि डबल बॉन्ड है तो उनमें से एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक ही सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। देखो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा कैसा होगा, सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और दूसरा कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। सपोज कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा। अगर ऐसा ट्रिपल बॉन्ड आ गया कहीं पर तो ये जो बीच वाला है ना, दिस वन, वो सिग्मा होगा, ये वाला पाई होगा और नीचे वाला भी कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्डिंग में हमेशा ऐसा समझो कि एक ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। ये डिटेल में हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। अभी इस कार्बन की अगर हम बात करें, अभी एक बात ध्यान रखना, हाँ स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्बन के साथ कितनी बॉन्डिंग है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर विद दिस कार्बन, 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 होगा। इसको एक चार्ट के रूप में अगर आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ, लिखा देता हूँ। अभी पहले इसको समझ लो। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और एक सिग्मा, 1 2 3। ये वाला इसके साथ भी काउंट हो रहा है और ये इसके साथ भी काउंट हो रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 दूँ, इसको 2 और इसको 3 और इसको 4, तो कार्बन नंबर 1 पर 4 सिग्मा बॉन्ड है और उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कार्बन नंबर 2 पर 1 2 3 हमने सिग्मा बॉन्ड लिया है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड लिया। कार्बन नंबर 2 पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक कैसा बॉन्ड है, ये वाला, दिस वन इज पाई बॉन्ड। आपको पता होगा ये दूसरे कार्बन पर यहाँ पर एक सिग्मा है और दूसरा कैसा है, पाई है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कई बार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं, लेकिन जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन पर 3 सिग्मा हैं और एक कैसा है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइज्ड हुआ ही नहीं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, 3 हुआ तो कैसा होगा, sp2। p के कितने, 2 और s का कितना, 1, तो टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने, 3 हो गए। अभी कार्बन नंबर 3 की बात करते हैं, ये वाला कार्बन नंबर 3 में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का नंबर कितना। एकदम सिंपल टॉपिक है यार, लल्लू जैसा क्वाइन, ऐसे क्वेश्चन भी तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है, एक सिग्मा ये हो गया इसके साथ, दूसरा ये सिग्मा, तीसरा ये सिग्मा और एक पाई हो गया, फिर से सिग्मा। यानी कि तीसरे पर कार्बन नंबर 3 पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो इस पर भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, sp2 होगा। चौथे कार्बन की बात करते हैं, जो 4th कार्बन है उसमें सिग्मा 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 और सिग्मा, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 4th जो कार्बन है उस 4th कार्बन पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा होगा, sp3 होगा। अभी देखो ये तो मैंने भाई एकदम सिंपल तरीका, एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया है जो सभी को आना चाहिए, एकदम सिंपल कंपाउंड लिया है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का नंबर काउंट करना है। जो सिग्मा बॉन्ड जितने होंगे वैसा ही उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा।
Pi bonds are unhybridized orbital and these cannot participate in the hybridization. पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनते हैं, तो वो हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं। हाँ, अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें आप लोग ट्राई करना कि आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो एक दूसरा एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। सपोज ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 और इस पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है कीटोन यानी कि, और ये CH2 है, ये इस पर फिर से डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है और इस पर C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H। ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं। ओके, तो ये कंपाउंड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको फाइंड करना है। सपोज मैं अगर इसकी नंबरिंग, हालांकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो मैं कहीं से भी नंबरिंग लेता हूँ। सपोज 1, सपोज इसकी मैं नंबरिंग यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। ये नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5, दीज आर द कार्बन्स। अभी अगर मैं कार्बन नंबर 1 की बात करूँ तो इसमें कौन सा है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, कैन यू फाइंड इट स्टूडेंट्स? यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? इस कार्बन से जुड़े हुए जो सिग्मा बॉन्ड हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और तीसरा, चौथा कौन सा है? ये पाई बॉन्ड है। तो टोटल इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा? sp2 टाइप का होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो देखो भाई, पढ़ते समय एक दिन जागते रहना, ध्यान से सुनना तो चीज़ें समझ में आएंगी। अभी कार्बन नंबर 2 पर बात करें तो कार्बन नंबर 2 पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? एक ये हो गया, ये 2 सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड और ये चौथा कौन सा हो गया? पाई बॉन्ड। तो कार्बन नंबर ये 1 की बात थी। ये कार्बन नंबर 2 पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ? sp2 हो गया। अभी हम कार्बन नंबर 3 की बात करें तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन नंबर 3 पर 4 सिग्मा बॉन्ड यानी टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन कैसा हो गया? sp3 हो गया। ओके, यहाँ पर कार्बन नंबर 4 की बात करें तो 1 सिग्मा बॉन्ड, ये 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1, ये 2 और ये 3। अभी ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं हो सकती है। देखो ये 5 बॉन्ड हो जाएंगे, नहीं तो ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ पर हमको H ले सकते हैं, हम यहाँ पे सिंगल ऐसा H ले सकते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा और ये वाला कैसा? सिग्मा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड, कार्बन नंबर 4 पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये फिर से कैसा? सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और चौथा ये कौन सा हो गया? पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड कार्बन नंबर 5 पर, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो कैसा हाइब्रिडेशन हो गया? sp2 हाइब्रिड। तो किसी भी कंपाउंड पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने जाओ तो आसानी से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी देखो मैंने आपको एक बात कहा था कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, उसको एक सिंपल टेबल के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए कैसे, ये आप लोगों ने, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं, फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं पर प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमको ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, इधर ले लेते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, और ऐसा इधर ले लेते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो उसको इस टेबल से अपने बना करके देख लेते हैं कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और कैसी बॉन्डिंग होगी। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कभी भी देखो एक सिग्मा बॉन्ड तो हो नहीं सकता है, एक एटम ही होगा, बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा नहीं। तो अगर एक ही सिग्मा बॉन्ड कहीं पर होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसा होना चाहिए? हालांकि ये सब
बना सकते हैं पीपीटी में, लेकिन आप इसको मैनुअल ऐसा समझो। तो इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड नो हाइब्रिडाइजेशन। अभी 2 सिग्मा बॉन्ड अगर मैं रखता हूँ तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 सिग्मा बॉन्ड रखता हूँ, अभी मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कार्बन के लिए समझा रहा हूँ कि 3 अगर सिग्मा बॉन्ड हो गया तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो कैसा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 5 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। 6 सिग्मा बॉन्ड हुआ तो क्या हुआ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 ऐसा बढ़ता जाएगा, लेकिन मैं तब बात कर रहा हूं जब सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कार्बन के केस में। अगर मल्टीपल बॉन्डिंग होता है तो वो हमेशा कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो अभी देखो, मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पर बिल्कुल भी मैंने नहीं किया हुआ है। अभी ऑर्गेनिक में इसको नहीं लेंगे, इनऑर्गेनिक में आएगा तो फिर से इसको देखेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिसमें आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड में, एरोमेटिक में, एलिसाइक्लिक में, सभी में बताना है। सपोज एक लीनियर कंपाउंड है कोई, कार्बन 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 और ऐसा इसके साथ ऐसा फिर से कार्बन, तो इसमें आपको क्या बताना है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है हर एक कार्बन पर। फिर दूसरा एक साइक्लिक कंपाउंड में लेता हूँ, सपोज कार्बन 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 ऐसा, ये साइक्लिक कंपाउंड लेता हूँ। तीसरा मैं आपको ऐसा एक कंपाउंड ले रहा हूँ जो थोड़ा सा कैसा है, डबल साइक्लिक है, जिसको हम बाई साइक्लिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। सपोज यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, ये बाई साइक्लिक कंपाउंड हो गया। सपोज एक और तीसरी स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसमें कोई कंपाउंड कैसा है, 1 2 और यहाँ पर C और ऐसे N कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये यहाँ पर CH3 आपने ले लिया। तो कौन सा कार्बन में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है वो हमको फाइंड करना है। ओके, अभी ये जैसे सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे क्या होगा, H होगा, 1 2 3 ऐसे 3 बॉन्ड और एक ये H, तो ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 होगा। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन दो तो सिग्मा 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 और ये सिग्मा, तो टोटल इसका जो हाइब्रिडेशन कैसा होगा वो sp3 होगा। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें भी हाइड्रोजन आपने यहाँ पे ले लिया, हाइड्रोजन यहाँ पे ले तो 1 2 3 4 1 2, ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये सिग्मा ये सिग्मा, इसके भी 4 हो गए, तो कितना हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। यहाँ पर देखो तो ये हाइड्रोजन हर जगह फिल कर दोगे तो ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडेशन। ये कार्बन में भी यहाँ हाइड्रोजन आएगा तो ये कार्बन भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मान लो बेंजीन रिंग ना हो करके कोई ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए आपके पास, इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाए, यहाँ पर C है और ये डबल बॉन्ड O है, 1 2 3 4, तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसा होगा, 1 2 3 और ये पाई बॉन्ड, यानी कि हाइब्रिडेशन कैसा होगा यहाँ पर, sp3 होगा। तो कैसा भी कंपाउंड आए उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को समझा सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे। जैसे बेंजीन रिंग के केस में हमने देखा था कि बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर अगर आप बनाओ तो ये कार्बन 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 कार्बन, ये इस तरह के। अभी इसमें यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड मैंने लगाया, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हर जगह है, तो इसमें टोटल कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे आप आसानी से काउंट कर पाओगे। जैसे यहाँ पर ये एक सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, तो ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब काउंट करो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये 6 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आपस में हो गए, फिर 6 कार्बन से हाइड्रोजन के हो गए तो 12, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड का टोटल नंबर बेंजीन रिंग में 6 अंदर के और 6 हाइड्रोजन के बाहर के, तो कितने हो गए, 12। पाई बॉन्ड्स का नंबर टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 1 2 और ये 3, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने, 12 और पाई कितने, 3। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन सभी में कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बहुत पहले कि बेंजीन रिंग में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, तो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये जो मैंने आपको टॉपिक लिया, इस टॉपिक का नाम था नंबर ऑफ द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो जितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे उसके बेस पर आप टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसा है। अब इसको देखो, नॉमेनक्लेचर में भी कई बार पूछा कि नॉमेनक्लेचर, इसका नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा तो आप कार्बन की नंबरिंग नहीं कर पाओगे। अब उसने पूछ लिया कार्बन नंबर 1 से 3 की तरफ कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए नॉमेनक्लेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये 3-4 टॉपिक जो मैंने आज आपको क्लियर किया, उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आता है स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज। टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलोगस? होमो वर्ड का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसे हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो उसमें जैसे लाइफ साइंस में भी आप पढ़ते होगे तो ऐसा वर्ड आता है ना होमो। तो होमो का मतलब क्या है? सोल्यूशन में भी केमिस्ट्री में आएगा होमोजीनस सोल्यूशन, हेटेरोजीनस सोल्यूशन। यहाँ पर होमो का मतलब क्या है? सेम। होमो का मतलब क्या है? सेम। जिसका लोगोस यानी कि उत्पत्ति कैसी है, ओरिजिन कैसी है, सेम है, उसको हम क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड जिनके बहुत सारे मेंबर्स, जिनकी सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनकी स्ट्रक्चर कैसी हो? सिमिलर हो। फीचर्स भी उनके कैसे हो? स्ट्रक्चरल फीचर सेम हो। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो? सेम हो। और वो कैसे हो? उनके सक्सेसिव मेंबर्स हो। उनके कैसे होना चाहिए? सक्सेसिव मेंबर्स होना चाहिए। लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाई CH2। ये मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है भाई। आपने 10th में भी पढ़ा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होना चाहिए? CH2 का डिफरेंस होना चाहिए अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास के बेस पर देखें तो CH2 का अगर डिफरेंस होगा तो कार्बन का कितना? 12 और हाइड्रोजन का 2 × 1, तो टोटल 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस सक्सेसिव स्पीसीज में होना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे कि होमोलोगस सीरीज है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सिर्फ डेफिनेशन से काम चलेगा नहीं। देखो, अगर कुछ पढ़ना है ना स्टूडेंट्स, तो सिर्फ डेफिनेशन से काम कभी भी चलता नहीं है। डेफिनेशन के साथ साथ हमको उसके एग्जांपल्स, क्वेश्चन, उसके प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें भी हमको समझना चाहिए। एकदम बेसिक चीज़ें ले रहा हूँ, एकदम बेसिक ले रहा हूँ। आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ हमने केमिस्ट्री में पढ़ा। इतना सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ से 0 से लेकर के आपको हीरो तक का सफ़र मेरे साथ तय करना है। ओके, हर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कई बार मैंने स्टूडेंट को ऐसा, लास्ट 17 ईयर से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे संपर्क में आए बहुत सारे स्टूडेंट हुए। कुछ उसमें से IIT में सेलेक्ट हुए, कुछ NITs में गए, कुछ NIIT में गए, डॉक्टर्स भी बहुत सारे सेलेक्टेड हुए। तो मैंने एक बात जो ऑब्ज़र्व किया कि स्टूडेंट जब शुरू में ही पढ़ना स्टार्ट करता है ना, तब से ही उसको बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देगा तो आगे के क्वेश्चन भी उससे सॉल्व नहीं होते हैं। इसलिए हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आज अपना ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर है। मैं जानता हूँ कि बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए उन स्टूडेंट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है जिनको केमिस्ट्री से नफ़रत हो जाती है। वो स्टूडेंट अगर शुरू के ही लेक्चर उनको समझ में नहीं आएंगे तो बाद में केमिस्ट्री क्या है उनको कभी समझ में नहीं आएगी और केमिस्ट्री से नफ़रत हो जाएगी। तो वो सारे स्टूडेंट को भी मैं फोकस करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो भी स्टूडेंट मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखें और हर एक लेवल का स्टूडेंट सीखे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आज मैं जो आप लोगों को समझाने वाला हूं वो है होमोलोगस सीरीज। 10th में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ा होगा। मैंने इसमें कहा कि इनके सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर्स होना चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज।
देयर केमिकल प्रॉपर्टीज शुड बी सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए, एंड द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2। सक्सेसिव मेंबर्स ही नहीं, उनके डिफ्रेसिव मेंबर भी कैसे होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। एकदम एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल देखो, मान लो मैं यहाँ पर एक चीज़ लेता हूँ, कंपाउंड का फॉर्मूला, ये हाइड्रोकार्बन में CH3 CH2 CH3। देखो वैसे तो सिंपली आपको पता है इसका नाम प्रोपेन है, प्रोपेन, ओके। अभी देखो मैंने आपको IUPAC नेम पढ़ाया नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, जिस दिन पढ़ाऊँगा उस दिन पूछूँगा। अभी देखो ये जो प्रोपेन है ना, इसमें अब आगे देखना, हाँ, इसके पहले मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ CH3 CH3, यानी ये क्या है, इथेन। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या लिखा, इथेन। तो ये इथेन और प्रोपेन में कितने का डिफरेंस है? अगर मैं इथेन में यहाँ पर कट करके अगर CH2 को ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर CH2 को ऐड कर दूँ, यहाँ से ऐसा इस पे ऐड कर दूँ, यहाँ पे बीच में यहाँ पे, ओके, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। यानी इथेन का सक्सेसिव कौन हो गया, प्रोपेन हो गया। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर, CH2 का डिफरेंस है। मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफर किससे होगा, CH2 से डिफर होगा, इसीलिए होमोलोगस, मतलब कि होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब मान लो अगर मैं कोई एक ऐसा केमिकल फार्मूला ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक 1 2 3 4, यानी कि CH3 CH2 CH2 और CH3, क्या नाम है इसका, IUPAC नेम, कॉमन नेम, दोनों बताओ, दोनों ही कॉमन नेम और IUPAC नेम। इसका IUPAC नाम क्या है, ब्यूटेन, और कॉमन नेम है N-ब्यूटेन, पता चला। तो अभी देखो ये स्ट्रक्चर जो इथेन है ना, इथेन और प्रोपेन एक दूसरे के होमोलोगस हैं। अभी प्रोपेन में और इसमें कितने का डिफरेंस है, ब्यूटेन में। फिर से अगर मैं यहाँ पे एक CH2 को ऐड कर देता हूँ, अगर मैं फिर से यहाँ पर एक CH2 को ऐड कर दूं तो इसका अगला स्पीसीज बन जाएगा कि नहीं। यहाँ पर एक CH2 को अगर मैं ऐड कर दूं तो अगली स्पीसीज बन गई, है ना। तो इसमें प्रोपेन में और ब्यूटेन में CH2 का डिफरेंस है, फिर ब्यूटेन में इसमें CH2 का, इसके बीच में CH2 का, लेकिन ये इथेन में और ब्यूटेन में कोई होमोलोगस सीरीज नहीं है, नो होमोलोगस, कोई इसमें होमोलोगस सीरीज नहीं है, क्योंकि इनके बीच में CH2 का डिफरेंस नहीं है, बल्कि किसका डिफरेंस है, 2 बार CH2 का डिफरेंस है। यानी कुल मिलाकर के एक बात आप ऐसे ही समझ लो कि एक ही CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आगे समझ में आपको कि होमोलोगस सीरीज क्या है। अभी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे वो एल्कोहल हो, एल्काइल हैलाइड हो, कीटोन्स हो, हैलाइड्स हो, कुछ भी हो, उन सभी के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो अगर ज़्यादा का डिफरेंस हुआ तो वो होमोलोगस सीरीज की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ कि होमोलोगस सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इनका एक कॉमन फार्मूला होना चाहिए, इनका क्या होना चाहिए, एक कॉमन फार्मूला होना चाहिए। देखो जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सब का एक कॉमन फार्मूला क्या है, CnH2n+2, इनका एक कॉमन फार्मूला है। अभी आप n की वैल्यू 2 करोगे तो इथेन बनेगा, n की वैल्यू 3 करोगे तो प्रोपेन बनेगा, n की वैल्यू 4 करोगे तो ब्यूटेन बनेगा। दूसरी बात मैंने कहा था, कॉमन फार्मूला तो हो गया, दूसरी बात मैंने कहा था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
फिजिकल प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर वेट के इंक्रीज होने के साथ साथ चेंज हो सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, उनकी डेंसिटी है, ये विस्कोसिटी है, ये सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने के साथ साथ ही इंक्रीज हो सकती हैं, होंगी ही। लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सेम होंगी। ये बात अलग है। आगे जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज़ में भी चेंज आता है, उनकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होंगी ही। इनका मतलब जो होमोलोगस सीरीज होंगे, होमोलोगस सीरीज वालों का क्या होगा? एक कॉमन फार्मूला होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो भले, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी स्टूडेंट्स? केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सेम होंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एग्जाम्पल हटा करके एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, आप उसका होमोलोगस सीरीज मुझे बताना। देखो एकदम सिंपल चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई पढ़ा हुआ स्टूडेंट थोड़ा सा भी होगा ना तो उसको ये सारी चीज़ें जल्दी से समझ में आ ही रही होंगी। मैं जानता हूँ कि एक बार पढ़ा हुआ स्टूडेंट ये वीडियो नहीं देखेगा, लेकिन जिसने आज पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में आके पढ़ना शुरू किया है, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये राम बाण जैसा साबित होगा। बहुत ही बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसका होमोलोगस सीरीज बताना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल लेता जा रहा हूँ मैं, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। सपोज जैसे आपने CH3 CH2OH लिया, तो इसका होमोलोगस सीरीज क्या होगा? व्हाट विल बी द होमोलोगस सीरीज ऑफ इथेनॉल? ये इथेनॉल है, नहीं पता हो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। इथेनॉल है, इसका होमोलोगस सीरीज क्या होगा? CH2 प्लस कर दें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? ये होमोलोगस सीरीज से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 CH2 और एक CH2 और OH। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर मास 14 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 14 का डिफरेंस होगा क्योंकि ये डिफरेंस हो गया, इतना डिफर हो गया। ये CH3 CH2 OH एक जैसा है, इसके कंपैरिजन में इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 14 प्लस हो जाएगा। तो ये भी एक दूसरे के क्या हैं? अभी ये क्या हो गया? इथेनॉल से क्या बन गया? प्रोपेनॉल बन गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा दोनों का, CnH2n+1 और फिर OH, ऐसा कॉमन फॉर्मूला इसका हो जाएगा। अभी कोई दूसरा कंपाउंड सपोज मैं लेता हूँ, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए एक ये साइक्लोप्रोपेन ले लेता हूँ। ऐसा स्ट्रक्चर है, ये लाइन डायग्राम है। अगर डिटेल में देखें तो ये स्ट्रक्चर रियल में इस तरह की है। साइक्लोप्रोपेन क्या बोलते हैं इसको? दिस इज साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन की जो स्ट्रक्चर है, इसका होमोलोगस क्या होगा स्टूडेंट्स? बताओ। 3 की जगह पर क्या हो जाएंगे? 4 कार्बन हो जाएंगे। यानी ये क्या बना लेगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन बना लेगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? यानी इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस हुआ? यहाँ पर ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH2, यहाँ पर भी सारे ये CH2, CH2 और CH2। तो एक CH2 आपने ऐड कर दिया, यानी ये क्या बन गया? दिस इज साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन बन गया स्टूडेंट्स। ओके, तो साइक्लोप्रोपेन से इसने क्या बना लिया? साइक्लोब्यूटेन बना लिया। ये भी होमोलोगस सीरीज है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेंजीन का होमोलोगस सीरीज बनाओ, तो आप बना सकते हो क्या? Just tell. Can you find the homologous of benzene? अच्छा, कई बार इसमें क्वेश्चन आता है ना, तो आगे की सीरीज का कोई कंपाउंड ले लेता है और पीछे का पूछ लेता है, इसका प्रीसेसिव क्या होगा, इसका सक्सेसिव क्या होगा। ऐसे भी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो बेंजीन का क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होमोलोगस सीरीज में? देखिए, होमोलोगस सीरीज बनाते समय अपने को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि होमोलोगस सीरीज दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए ही, कंपलसरी। तो मान लो आपने जैसे बेंजीन लिया, अभी ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है।
अभी हम जितना पढ़ते हैं उतना ही सिखा रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखना है। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। ओके, अभी अगर आपने इस पर CH2 ऐड कर दिया तो वो क्या बना लेगा, मतलब इस पर अगर आप होमोलोगस सीरीज बना लो, इसका होमोलोगस अगर आप बनाओ तो वो होमोलोगस कैसे बनेगा? CH2 कहीं ऐड करना पड़ेगा। अभी इसमें क्या है, अब बात आ गई ना, समझ में आया होमोलोगस सीरीज का यहाँ कैसे सॉल्व करोगे। अभी इसमें हर जगह H है भाई मेरे, यहाँ पर हर जगह क्या है, H है, H है, H है। मैंने बात किसकी किया था, किसकी बात किया था मैंने, CH2 का। तो CH2 ऐड करोगे इसमें तो अलग ही स्ट्रक्चर हो जाएगी, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर में आपको 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन लेना पड़ेगा, 3 4 7। तो जो बॉन्ड जहां पर हैं, एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक, लेकिन बीच में एक क्या ले लिया है आपने, CH2 ले लिया। समझ में आया क्या? ऐसा आप कर सकते हैं क्या? या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस बेंजीन रिंग के एरोमेटिक रिंग से बाहर आप यहाँ पे एक CH3 लगा सकते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर लोगे तो भी ये होमोलोगस सीरीज कहलाएगा स्टूडेंट्स, होमोलोगस ही, क्योंकि इसके और इसके बीच में यहाँ पर आपने CH3 लगाया नहीं, CH2 H यहाँ का एक गायब कर दिया ना भाई, 1 2 3 4, यहाँ पे एक H था, उस H को हटाया और आपने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। तो डिफरेंस तो कितने का रहा, CH2 का ही रहा। तो बेंजीन में ये प्रॉपर्टी इसकी खो जाती है, ये बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी इसकी नहीं रह जाती है। लेकिन अगर आप इस पे CH2 ऐड करते हो तो इस कंडीशन में इसका परफेक्ट जो होमोलोगस सीरीज है वो कौन सा है, ये कंपाउंड है, यानी कि टॉल्वीन है। क्या कहते हैं हम इसको, दिस इज कॉल्ड टॉल्वीन। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे नहीं लगता है कि होमोलोगस सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस होगा। ये सारे टॉपिक मैंने जो आज आपको पढ़ाए इसको ध्यान से एक बार रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास में आपको लीनियर प्रेजेंटेशन, लाइन डायग्राम और 3D स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी डिटेल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एल्केन एल्कीन एल्काइन के कॉमन फार्मूला, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में लूँगा। तब तक के लिए बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।